नमस्कार, GBN 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। शाहजहांपुर यूक्रेन के खारकीवी शहर में रहकर MBA का कर रहा छात्र घर वापस लौटा। पिछले 1 साल से वो यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहा था। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र ने अपनी आप बीती सुनाई। यूक्रेन से अपने घर लौटने पर छात्र के घर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बाद यूक्रेन में हालात ज्यादा खराब हुए तो छात्र उत्कर्ष भारत लौट आए। उन्होंने बताया कि सकुशल लौट आया, लेकिन अभी भी यूक्रेन में 17,000 भारतीय फंसे हुए हैं। शाहजहांपुर के सराय काइया मोहल्ले का रहने वाला छात्र उत्कर्ष गुप्ता है। में आप रहते थे, भारत वापस अपने घर लौट के आए हैं, तो जी क्या बताएंगे वहाँ के हालात के बारे में? जी, मेरा नाम उत्कर्ष गुप्ता है। मैं वहाँ पे MBA की पढ़ाई करने गया था। MBA का छात्र हूँ मैं वहाँ। और मैं पिछले साल अप्रैल में गया था, अप्रैल 2021 में वहाँ गया था पढ़ाई करने अपनी MBA की। तो वहाँ पे अब ये कुछ दिनों से ये चल रहा था कि वॉर की स्थिति है कुछ रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ। तो जब वहाँ के बारे में और मालूम चला तो फिर उसके बाद पता चला कि इनकी बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है। एक जैसे इंडिया पाकिस्तान की, ऐसे ही यूक्रेन और रशिया की है। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ में दिखाना शुरू कर दिया। तो घर से फ़ोन आया घर वालों का, तो वो कहते हैं कि कुछ वहाँ पे दिक्कत हो रही है यही रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो तुम आ जाओ। तो पहले तो कुछ दिन तक वहीं रुके ही रहे, वही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर घर वालों ने कहा कि अब तुम आ ही जाओ, तो उन्होंने टिकट कराया। तो मैं यहाँ आ गया वापस। और मेरे कुछ साथी अभी भी वहाँ पे फंसे हुए वॉर की स्थिति में। आज सुबह वहाँ पे अटैक हुआ है मेरी सिटी में, जहाँ मैं रहता था खारकीव में, वहाँ पे अटैक हुआ है। और सब लोग बहुत डरे हुए हैं वहाँ पे, जो छात्र हैं यहाँ के, उनके घर वाले, वो सब डरे हुए हैं। वहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति चल रही है इस समय। राशन पानी हर चीज़ की दिक्कत है। ATM से कैश नहीं निकल रहा है, सब जगह लंबी लंबी कतारें हैं। और वहाँ पे बंकर बने हुए हैं कुछ, उसमें वहाँ की सरकार ने एडवाइस करा है कि आप बंकर में जाके अपना सामान वामान लेके वहीं रुकें। जो आपके साथी थे उनसे आज आपकी बातचीत हुई, आज के हालातों पे उन्होंने क्या बताया? वहाँ का माहौल कैसा है? उन्होंने आज यही बताया कि सुबह सुबह सोते हुए उनको एक ऐसा मतलब आवाज़ हुआ कि कोई आवाज़ आई है बहुत ज़ोर से। तो सभी लोग बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आस पास की जगहों पे मतलब सब शोर हो रहा है थोड़ा सा। फिर उन्होंने देखा कि कहीं से धुआं निकल रहा है दूर से। तो फिर ये न्यूज़ में आ चुका था उसके बाद 5-6 मिनट बाद कि अटैक हो चुका है खारकीव में। तो वो लोग उसके बाद ही मतलब अपना सामान वामान लेके और वहाँ से निकल गए। अच्छा, जैसे भी जी, हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो भी मामला है ये निपटे और वो लोग घर वापस आ सकें, या वहाँ पे ही सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए। क्योंकि अभी तो वहाँ देखा जाए तो बहुत दिक्कत है। अब कल भी मतलब कुछ छात्र थे जिनकी आज की फ़्लाइट थी, तो वो कल रात वहाँ से निकल गए थे फ़्लाइट पकड़ने के लिए, लेकिन सुबह आज पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो अब वो वहाँ पे फंसे हुए एयरपोर्ट के आसपास। तो वो कितने छात्र होंगे आपके साथ में वहाँ पे? वहाँ पे मेरे साथ तो लगभग 5 से 6 हज़ार छात्र पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में, उस सिटी में रहते हैं। और मेरे ख्याल से अभी वहाँ पे आधे तो फंसे ही होंगे लगभग। अमेठी जनपद गौरीगंज विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। PM ने कहा कि अमेठी और सुल्तानपुर के यहाँ के लोग जब प्यार देते हैं तो जमकर देते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी मैं वही स्नेह, वही अनुराग, वही अपनापन अनुभव कर रहा हूं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। चारों चरणों में ही लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। जो घर परिवारवादी सूत्र हैं उन्हें यूपी के लोग बट जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे और साथ ही साथ अपने इलाकों के हितों को भूल जाएंगे। उन सबके सारे गणित उल्टे पड़ गए हैं। पूरी सच्चाई का पता 10 मार्च को पता चलने वाला है। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश रंगों वाली होली 10 मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा। अमेठी सुल्तानपुर के लोगों को जानते ही हैं, परिवारवादियों की हमेशा से ही यही दिक्कत रही है कि ये लोग जमीनी हकीकत से दूर हैं, कितने आसमान में हैं कि जमीनी पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं देता। साथियों, आज दशकों बाद यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किए गए विकास कार्यों के आधार पर, गरीबों के हित में किए गए कार्यों के आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि यूपी की सरकार सुधरी भी कानून व्यवस्था पर वोट मांग रहा है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, आरोपियों की हिम्मत पस्त हुई है। बरसों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री अपने परिवार को आगे बढ़ाने, भ्रष्टाचार
का आरोप ऐसे किसी भी मुसीबत को इस चुनाव के मैदान में जेल नहीं रहा और बरसों बाद ऐसा हुआ है जब गरीब मध्यम वर्ग खुद आगे आकर कह रहा है आएगी तो एनडीए ही आएगी। योगी ही भाई और बहनों के जो परिवार वाले लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके, राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सकें। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए, ना ही हमारी ताकत कोई बाहुबली या माफिया है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है और उत्तर प्रदेश का गरीब है, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें हैं। आज सब देख रहा है कि 5 सालों में भाजपा सरकार ने उनकी भलाई के लिए क्या काम किया। ऐसे में जनता ने देखा कि उनकी सरकार हमेशा हमारे साथ खड़ी है। वही सुप्रीम, इसलिए परिवारवादी पार्टियां डगर डगर पर संविधान का अपमान करती है, संविधान को नकार देती है। साथियों, परिवारवादी पार्टियां अगर सबसे ज्यादा नुकसान करती है तो वो है हमारी युवा प्रतिभा का, युवा टैलेंट का। जबकि आप देखेंगे भाजपा में आज कोई अध्यक्ष है, कल कोई और अध्यक्ष बन जाता है। आज कोई एक भूमिका निभा रहा है, कल कोई और वही भूमिका निभा सकता है। भाजपा पिता एंड सन्स की प्राइवेट पार्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। परिवारवादियों ने कांग्रेस कल्चर को ही खुद ने पूरा का पूरा उतार लिया है, उसी रंग में रंगे हैं। बीते कई दशकों से कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। साथियों, परिवारवादी पार्टियों का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि जब परिवार के लोग कोई गलती करते हैं, बुरा काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो परिवार की इकोसिस्टम ही उनको बचाने में काम में लग जाती है। उनको कोई सुधारने के लिए भी काम नहीं करता है, उनको संभालने का काम होता है। आखिर जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो भी परिवार के सदस्य होते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता है। और कार्रवाई करनी है तो पारिवारिक रिश्ते फैसलों के आड़े आ जाते हैं। भ्रष्टाचार अगर परिवार का सदस्य कर रहा हो तो उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद यही भ्रष्टाचार उस पार्टी का, उस सरकार का रोजमर्रा का व्यवहार बन जाता है। कार्यकर्ता का परिवार नहीं, उसकी कर्मठता, उसका समर्पण, जनता के लिए सेवा करने का भाव, उसी को हम ध्यान में रख करके हम पार्टी का विस्तार और विकास करते हैं। और आप जनसंघ के जमाने से इसे देख सकते हैं। हमारे यहां हमने इसी लोकतांत्रिक परंपरा को आज भी हम जीते हैं और आगे भी जीने का वादा करते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी को जन्म हुए करीब 4 दशक हो गए। इन 4 दशक में आप देखिए हमारे यहां पार्टी अध्यक्ष, सभी पार्टी अध्यक्ष अलग अलग बने, अलग अलग इलाके के बने हैं। कोई किसी परिवार के प्रभाव में हमारा अध्यक्ष नहीं बना है। जबकि पिछले 4-5 दशकों में हमने कांग्रेस पार्टी में करीब करीब एक ही परिवार का अध्यक्ष देखा है। साथियों, आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस में कम अधिक मात्रा में लोकतंत्र बचे हुए थे। जब बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर हुआ करते थे तब वहां अध्यक्ष बदले जाते थे, वहां लोकतंत्र बचा हुआ था। लेकिन कांग्रेस में आजादी के बाद जो दिक्कत आना शुरू हुई,
जब एक ही परिवार ने पार्टी पर कब्जा शुरू कर दिया। कांग्रेस की देखा देखी पूरे देश में बहुत सारी पार्टियां ये कांग्रेस को देख करके सीख गई और पूरे लोकतंत्र को दिमक की तरह बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। यहां अमेठी में ही पीएम आवास योजना के 60,000 से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए गए। बीते 5 साल में अमेठी में करीब करीब 2 लाख शौचालय, जिसे हमारी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने इज्जतघर नाम दिया है, 2 लाख शौचालय बनवाए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू करवाया है। ये हमारी सरकार है जिसने पुलिस लाइन स्वीकृत की है, गौरीगंज और जगदीशपुर में पुलिस फायर स्टेशन स्वीकृत किया है। गौर परिवारवादियों ने यहां की राइफल फैक्ट्री का क्या हाल बना रखा था, ये भी अमेठी के लोग जानते हैं। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि अमेठी की फैक्ट्री में बनी AK-203 आधुनिक राइफल देश की सुरक्षा बढ़ाएगी, पूरे अमेठी का नाम रोशन करेगी। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन परिवारवादियों के अपने स्वार्थ से फुर्सत मिलेगी तभी तो आप लोगों के बारे में सोचेंगे। होता है इसी ने उत्तर प्रदेश का भी दशकों तक बहुत नुकसान किया है। इसलिए यूपी के लोगों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों से, परिवारवाद की राजनीति करने वालों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और मेरे नौजवान, आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और अमेठी के लोग तो जानते ही हैं कि ये लोग किसी के नहीं होते। आपने जिन्हें बरसों तक सर आंखों पे बिठाया, सम्मान दिया, और जैसे ही आपने उनको भगाया तो उन्होंने केरल में जाकर आपकी ही बुद्धि को कोसने की शुरुआत कर दी। आपकी समझ पर ही सवाल उठाने लगे। भाइयों और बहनों, विरोध और अवरोध जिनकी राजनीति है वो ये करते ही रहेंगे। हम विकास की नीति उस पर तेज गति से चलते रहेंगे। थाना मंगूरा के गांव अड्डा में हुए 2 समुदाय के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज यहां पर एक नए मोड़ पर आकर बात खड़ी हो जाती है। पुलिस के लिए ये बड़ा सरदर्द बना हुआ है। हर रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा बंद कर पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है। आज फिर इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी का माहौल देखने को मिला। पीड़ित दलित परिवार के कुछ लोगों ने बताया कि उनके परिवार के लोग खेतों पर गाय और भैंसों को चारा लेने गए थे, तभी दबंग समुदाय के लोग खेतों में छुपे हुए बैठे थे, जिनके द्वारा उनके परिवारजनों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उनके परिवारजन बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। पीड़ित पक्ष के लोगों ने बताया कि जब ये लोग चारा काट रहे थे तभी मुकदमे में नामजद त्रिलोकी, रोहतास और आकाश ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना की सूचना जैसे ही मगोर्रा पुलिस को लगी तो आनन फानन में सौख चौकी इंचार्ज और मैप पुलिस बल के साथ गांव अड्डा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी की। इसकी सूचना उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई। घटना की सूचना पर भीम आर्मी के सदस्यों ने भी गांव अड्डा में पहुंचकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी करने की चेतावनी दी और गिरफ्तारी न होने पर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। वहाँ चारा काटते समय त्रिलोकी, रोहतास और उसका बेटा आकाश और वे सभी लोग खेत पर घूम रहे हैं
और ये दूसरे गांव के आदमी ने बताया लाला तेरे पीछे भगे हुए हैं, अपनी जान बचा करके वहाँ से भगे। अगर मोटर बाइक नहीं होती तो ये न हमारे बच्चों के साथ क्या होता। बहुत जानलेवा हमला करने की हमारे ऊपर कोशिश की जा रही है। हमारा लड़का राजेश बड़ा मेरा लड़का है और एक गांव का चाचा का लड़का है, वो हमने साथ भेजा था। बोले बेटा बर्ची ले आओ। तो ये बर्ची लेने गए, बर्ची लेके वहाँ से आ रहे थे तो ये बम्मा पे रोहतास त्रिलोकी और 4-5 लोग थे। इनको डंडे और हथियार राइफल बंदूक और साथ इनके पीछे। और एक बंदा जो बुंडान का है उसने बोला कि बेटा यहाँ से भाग जाओ तो आपको मार देंगे। तो इन्होंने इनके पास बाइक थी, इन्होंने फुल स्पीड से भाग के यहाँ आके घबराते हुए एक साथ बोले पापा ऐसे बात है, बार बार बच के आए हैं। और यहाँ कांस्टेबल भी बैठे हैं दोनों, वो मोटरसाइकिल उतरने उनको उनके सामने बात है। कांस्टेबल सामने की बात है, गाड़ी पे वो यहीं बैठे, यहीं गाड़ी रोकी राजेश ने, लड़के ने, उन्हें यार भी नहीं उतार पाए। आज दोबारा हमला किया है, आज दोबारा फिर हमला किया है। बताओ। नगर भोगाव के ऊपर टीला स्थित डॉक्टर BS वर्मा मेमोरियल पब्लिक स्कूल में संत गाडगे महाराज की 146वीं जयंती मनाई गई। मंच का संचालन KL वर्मा और मुख्य अतिथि हाकिम लाल वर्मा ने किया। हाकिम लाल वर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज के जीवन काल पर मंथन और विचार रखे। वहीं KL वर्मा ने संत गाडगे बाबा जी के संदेशों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, संगठित रहो, इन उपदेशों पर चलने का संकल्प लिया। संत गाडगे जी महाराज की ये कौन सी जयंती है और किस वजह से आप मना रहे हो? मैं KL वर्मा, पूर्व तहसीलदार, संत गाडगे महाराज की 146वीं वर्षगांठ जयंती हम लोग मना रहे हैं और ये विगत 10 वर्षों से लगातार मनाई जा रही है। ये आपने कब से प्रोग्राम चालू किया है? हमारे 10 साल जिले में 10 वर्ष से चालू है। हर साल मनाते हैं? मनाते हैं। भोगाव में 2 वर्ष हुए तब से शुरू हुआ है, भोगाव में 2 बार शुरू हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।